कोलकाता कांड में आरोपी संजय राय ऐसा प्रतीत होता है कि वो त्रेता युग का बाली हो गया, क्योंकि त्रेता युग का बाली जब भी युद्ध के मैदान में जाता था तो विपक्षी दल की आधी ताकत खींच लेता था और युद्ध जीत जाता था। ठीक उसी प्रकार से आरोपी संजय राय अकेले कमरे में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद लड़की के साथ रेप जैसा घिनौना दुष्कर्म करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती है। कैसे ये हो सकता है? अगर एक अकेला व्यक्ति था तो इतना बड़ा दुष्कर्म कर नहीं सकता, क्योंकि वो लड़की कितनी भी कमज़ोर थी, उसने अपनी ताकत जरूर लगाई होगी, अपने आप को बचाने की कोशिश उसने जरूर की होगी, कितनी भी कमज़ोर क्यों नहीं थी। लेकिन फिर भी ये सफल होता है, उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, उसका कत्ल करता है और कत्ल इस प्रकार से करता है कि बताने में भी लज्जा आती है। उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, दुष्कर्म करने के बाद उसका कत्ल करता है, उसकी गर्दन की हड्डी टूटती है, उसके शरीर का जो भी पार्ट था सारे पार्ट डैमेज होते हैं। उसके साथ जिस तरीके से दरिंदगी हो सकती थी उसने प्रयास किया और उसको मौत के घाट उतारने में वो सफल हुआ। लेकिन सोचने की बात यह है कि किसी को कानो कान पता नहीं चला, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और आरोपी संजय राय इतना काम करके बाहर आराम से मासूमियत के साथ निकल जाता है। गौर करने की बात है, अब सीबीआई के पास जो भी सीबीआई की जांच थी, 10 दिन की जांच रिपोर्ट सीबीआई ने कल सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी और उसमें फिलहाल ये बताया नहीं गया है कि संजय राय ही दोषी है या फिर और लोग हैं, लेकिन सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संजय राय ही दोषी है। इसके बावजूद कोई भी और व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। रिपोर्ट यही कहती है। फिलहाल जांच अभी चल रही है। अब आपको पूरी कहानी सुनाते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर का रेप और हत्या किए जाने के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। कोर्ट के अंदर दोनों तरफ से दर्जनों वकील मौजूद थे, लेकिन उन तक को सीबीआई की उस स्टेटस रिपोर्ट को देखने, पढ़ने और सुनने तक का मौका नहीं मिला। वजह यह थी कि जांच अभी जारी है। इस स्टेटस रिपोर्ट के खुलासे से शायद जांच पर असर पड़ सकता था, इसलिए इस जांच का खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए पूरा देश देख रहा था, इस उम्मीद से कि पिछले 10 दिनों में सीबीआई ने इस केस में क्या जांच की है, इस केस की सच्चाई क्या है और कोलकाता पुलिस की जांच सीबीआई की जांच से कितनी मिलती जुलती या हटकर है। लेकिन स्टेटस रिपोर्ट बेहद गोपनीय थी, इसलिए इन सवालों का जवाब सामने नहीं आ पाया और शायद इसी वजह से किसी को कुछ भी कानो कान खबर तक नहीं हुई, कुछ पता तक नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई सीबीआई की इस स्टेटस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी हाथ लगी है वो बेहद चौंकाने वाली है। स्टेटस रिपोर्ट से हटकर आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 10 दिनों की जांच के बाद सीबीआई इस केस को लेकर किस नतीजे तक पहुंची है। तो सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजी कर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं हुआ था, बल्कि ये एक रेप था और ये रेप के बाद जूनियर डॉक्टर का कत्ल करने वाला एक अकेला हत्यारा संजय राय था। वही संजय राय जिसे 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वही संजय राय जो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में इस वक्त है। सूत्रों के मुताबिक पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई दोनों की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मौका ये वारदात यानी उस सेमिनार हॉल को लेकर एक ही जैसी थी। दरअसल सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक ही संदिग्ध नजर आया था और वो संजय राय ही था। इसके अलावा रात 3 से लेकर सुबह 5:30 बजे तक सेमिनार हॉल की तरफ जाता कोई संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन वो संजय राय जरूर कैमरे में नजर आया और जो लोग कैमरे में नजर आए वो ज्यादातर लोग 3 से 5 मिनट में अपने वार्ड या अपने अपने काम में जुटे नजर आए, जिसका सबूत उन जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने दिया। यानी एक अकेला संजय राय था जो 40 मिनट से ज्यादा सेमिनार हॉल में रहा। सेमिनार हॉल से बरामद ब्लूटूथ, नेकबैंड और उसका कनेक्शन संजय राय के मोबाइल से होना भी इस केस को एक अहम सबूत बनाता है। सूत्रों के मुताबिक संजय राय ने 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद 14 अगस्त को जब वो सीबीआई हिरासत में गया तब भी उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला बल्कि घटना वाली रात और सुबह की पूरी कहानी बयान कर दी। लेकिन आरोपी के इकबालिया बयान के बावजूद
पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई ठोस सबूतों की तलाश में थी और ये तलाश खत्म हुई फॉरेंसिक रिपोर्ट पर। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब कोलकाता ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट का इसलिए इंतजार था क्योंकि इससे ये पता चलना था कि केस रेप का है या गैंगरेप का, और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इसका जवाब दे दिया। सीबीआई को मिली फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित और आरोपी यानी संजय राय के डीएनए प्रोफाइल मैच कर गए। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक जांच में पीड़ित के प्राइवेट अंगों से संजय राय के अलावा किसी और का डीएनए प्रोफाइल नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप नहीं। यानी रेप के मामले में कम से कम अकेला संजय राय ही शामिल था और इसी रेप के दौरान संजय राय ने ही जूनियर डॉक्टर का कत्ल किया। यानी सीबीआई की रिपोर्ट हूबहू वही है जो कोलकाता पुलिस की शुरुआती 4 दिनों की तफ्तीश में सामने आई थी। अब सवाल यह है कि सीबीआई ने अब तक की अपनी इस जांच का खुलासा क्यों नहीं किया। तो सूत्रों के मुताबिक इस केस में कई ऐसे पहलू अब भी बाकी हैं जिनकी जांच जारी है। दरअसल सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के बाद मौका वारदात से क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी, क्या जानबूझकर एफआईआर देरी से दर्ज की गई, क्या केस को रफा दफा करने के लिए प्रिंसिपल ने कोई साजिश रची, और क्या ये खुद की और अस्पताल की साख बचाने के लिए किया गया। यही वजह है कि पिछले 5 दिनों से सीबीआई लगातार आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। वारदात के बाद की तमाम लापरवाहियों की कड़ियों को जोड़ने के लिए ये पूछताछ हो रही है और सीबीआई सूत्रों की माने तो अगर ये सबूत मिल गए कि 9 अगस्त की सुबह से लेकर रात तक अस्पताल परिसर के अंदर सबूतों के छेड़छाड़ की गई तो फिर इसी इल्जाम में प्रिंसिपल घोष को सीबीआई गिरफ्तार भी कर सकती है। वारदात वाले दिन यानी 9 अगस्त को अस्पताल प्रशासन की तरफ से हुई देरी और लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तमाम सवाल उठाए। कोर्ट बार बार ये पूछ रहा था कि घटना वाले दिन कब डीटी एंट्री हुई, कब केस डायरी दर्ज हुई, कब एफआईआर लिखी गई, पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ, लाश घर वालों को कब सौंपी गई, अंतिम संस्कार कब हुआ, पंचनामा कितने बजे किया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डीडी एंट्री सुबह 10:10 पर दर्ज की गई, जबकि एफआईआर रात 11:30 बजे लिखी गई। ये बात परेशान करने वाली है कि इसके साथ ही जस्टिस पारदीवाल ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि जब आप बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए तो ये मामला अननेचुरल डेथ था या नहीं। अगर ये अननेचुरल डेथ नहीं थी तो फिर पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा, आप ये बताइए कि एफआईआर से पहले आपने पुलिस की डायरी में ये कब मेंशन किया कि ये अननेचुरल डेथ थी। जस्टिस पारदीवाल ने कहा कि अननेचुरल डेथ रात 11:30 बजे और एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। क्या ये तथ्य सही हैं? इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पोस्टमार्टम शाम 6 से 7 बजे के बीच हुआ और अननेचुरल डेथ दोपहर 1:45 पर दर्ज की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोनों रिपोर्टों को कैसे मिला सकते हैं। अननेचुरल डेथ के रजिस्ट्रेशन से पहले पोस्टमार्टम होता है, ये आश्चर्यजनक है। पश्चिम बंगाल सरकार और खासकर पुलिस के रवैये से कोर्ट बेहद नाराज नजर आए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपना दस्तावेज में देखें, पुलिस डायरी में एंट्री सुबह 5:20 पर की है। अस्पताल से पुलिस को 10:10 पर सूचना दी गई कि एक महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई है। मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि उसके साथ रेप हुआ और पुलिस की जीडी एंट्री से पता चलता है कि मौका ये वारदात की घेराबंदी पोस्टमार्टम के बाद की गई। जस्टिस पारदीवाल ने तो गुस्से में कहा कि इस केस में राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किया वैसा उन्होंने अपने 30 साल के कैरियर में कभी नहीं देखा। उन्होंने अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उनका आचरण संदिग्ध है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो एक महिला है। चीफ जस्टिस ऑफ डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र इस वक्त कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस की वो स्टेटस रिपोर्ट पढ़ी जो सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने उन्हें कुछ देर पहले ही सौंपी। कई पन्नों की ये स्टेटस रिपोर्ट 3 जस्टिस काफ़ी देर तक पढ़ते रहे। चूंकि ये स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय है, इसलिए इसे तीनों ने खामोशी से पढ़ा। यही वो रिपोर्ट थी जिसमें कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के कत्ल और रेप या गैंगरेप की शुरुआती सच लिखा था। इस रिपोर्ट में
में सीबीआई ने अब तक अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट लिखी थी। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने से पहले सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाकायदा कोर्ट से अपील की कि इस स्टेटस रिपोर्ट को वापस लिफाफे में सील कर कोर्ट में सुरक्षित रख दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कोलकाता पुलिस और सीबीआई दोनों की ओर से केस में टाइमलाइन सौंपी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि दोनों की टाइमलाइन में सीक्वेंस की टाइमिंग अलग अलग है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के अलावा सीबीआई की ज्वाइंट डायरेक्टर भी मौजूद थी। इस घटना से लेना चाहेंगे या मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।